नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चोक कॉइल। देखो, ये हम लोग क्या है चोक कॉइल और क्यों यूज किया जाता है। जैसे जब आप डीसी सर्किट अब तक पढ़े हैं तो डीसी सर्किट में जब आपको करंट को कम करना होता था तो आप उसके लिए रेजिस्टेंस लगाते थे। डीसी सर्किट में आपने रेजिस्टेंस लगा दिया और ये रेजिस्टेंस ने क्या किया कि इसमें करंट की वैल्यू को घटा दिया, क्योंकि I इक्वल टू V/R। तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस दोगे उतना ही जो है आपको करंट कम मिलेगा। और यह करंट को कैसे कम करता है, तो फिर कहाँ ले जाता है एनर्जी, उसको हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो भी एनर्जी होती है, जो हम एनर्जी दे रहे होते हैं सेल से, उस सेल की एनर्जी को यह हीट एनर्जी में कन्वर्ट करके करंट को कम कर देता है। मतलब कि जो हमारे पास एनर्जी है उस एनर्जी को यह हीट के फॉर्म में वेस्ट करके हमको थोड़ी कम एनर्जी दे देता है। यह काम करता है रेजिस्टेंस डीसी सर्किट में। अब हमको एसी सर्किट में चाहिए रेजिस्टेंस, तो एसी सर्किट में रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं एक इंडक्टर को। इंडक्टर जैसा आप पढ़ चुके हैं, इंडक्टर क्या काम करता है। अब इसमें हम एसी सर्किट दे रहे हैं। जैसे ही आप इसमें एसी देंगे, एसी चूंकि वेरिएबल है, जब यह वेरी कर रहा है तो इसका मतलब कि इससे पास होने वाला, कॉइल से पास होने वाला करंट वेरी करेगा, तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा वो भी वेरी करेगा। एंड ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस कॉइल, इसमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट डेवलप हो जाएगा, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। चूंकि सर्किट क्लोज है तो करंट भी डेवलप हो जाएगा। तो यह करंट क्या करेगा, जो हम करंट दे रहे हैं उसका अपोज करेगा, मतलब हमारे करंट को कम कर देगा, जबकि हीट के फॉर्म में इसने एनर्जी वेस्ट नहीं की। अब देखो, एक इंडक्टर में जो पावर की वैल्यू होती है, पावर होता है ERMS IRMS cos फाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर फाई की जो वैल्यू होती है इंडक्टर के लिए वो होती है फाई का, इसमें फेज डिफरेंस जो आता है वोल्टेज और करंट के बीच में वो π/2 का आता है। और cos π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो मतलब पावर 0 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी अगर हम इंडक्टर बनाते तो किसी वायर से ही बनाएंगे। वायर है कोई, किसी भी लेंथ का वायर है, किसी भी शेप में रखोगे तो उसमें रजिस्टेंस तो आएगा ही। तो थोड़ा सा रजिस्टेंस आता है, लेकिन पावर कंजप्शन ऑलमोस्ट 0 होता है, लगभग 0 होता है। हम ये मान सकते हैं कि पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर इज नियरली 0 और नेग्लेजिबली स्मॉल। बहुत कम पावर का डिसिपेशन हुआ, तो इसने पावर का डिसिपेशन बहुत कम किया और इसने हमारे करंट के अपोज में करंट बनाया। मतलब हमारे करंट को, जो एसी करंट हमने दिया था, उसको एप्रिसिएबली कम किया। तो हमें दोनों चीज़ें मिल गई। दो चीज़ें क्या, इसने पावर लॉस भी बहुत कम किया और हमारे करंट को कम भी किया। मतलब कि इट बिहेव्स एज ए रेजिस्टेंस। और इससे जो हमको रेजिस्टेंस मिलता है उसको हम लोग नाम देते हैं जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस। और अगर आप उसमें रेजिस्टेंस को भी ऐड कर लेते हैं तो उसको आप नाम देते हैं इम्पीडेंस। मान लो हम इसको अगर LR सर्किट मान लें, LR मतलब कि इंडक्टर भी और इसका कुछ कॉइल का रेजिस्टेंस भी, तो इम्पीडेंस की जो वैल्यू होगी Z, ये हो जाएगी √R² + ω² L²। तो इस तरह से, क्योंकि R की वैल्यू तो बहुत कम है, क्योंकि ये सिर्फ इसके वायर का रेजिस्टेंस होगा, लेकिन इसकी वैल्यू ज़्यादा है। और हम लोग जब चोक कॉइल बनाते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें जो भी कॉइल बनाते हैं वह हाई इंडक्टेंस का कॉइल लेते हैं, जिससे L की वैल्यू ज़्यादा रहे। ये L की वैल्यू ज़्यादा है और ओमेगा की वैल्यू आपको मालूम है 2πf होता है, जहाँ f है फ्रिक्वेंसी। तो ये तो वैसे ही 50 हर्ट्ज पर चलता है, तो ये 100π हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी ज़्यादा है ओमेगा की। तो कुल मिला जुला करके यह बहुत हाई इम्पीडेंस इम्पोज कर देता है हमारे सर्किट में, जिससे कि यह करंट को बहुत अप्रिसिएबली रिड्यूस कर देता है। इससे करंट रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग चोक कॉइल का मतलब क्या हो गया कि यह करंट को चोक करने का काम करता है, करंट को रोक देने का काम करता है। किसी चीज़ को चोक हो जाना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि घर में ये जो है पाइप चोक हो गया है, तो अगर घर में किसी वाटर टैप में पानी नहीं आ रहा है तो आप कहते हैं कि उसका जो है पाइप वो चोक है। चोक का मतलब बंद हो गया। तो ये क्या कर रहा है, करंट को बंद करने का काम करता है, रोकने का काम करता है, इसीलिए इसका नाम है चोक कॉइल। तो अब आपके समझ में आ गया कि यह चोक कॉइल क्या होता है, कैसे काम करता है। पावर लॉस कम से कम और रेजिस्टेंस का काम अच्छे से रेजिस्टिव काम ये कर रहा है,
मतलब इम्पीडेंस इसका बढ़िया है, जिससे कि ये ज़्यादा अमाउंट में आपके करंट को कम काम कर पा रहा है और आप इसको रेजिस्टेंस की तरह से यूज कर सकते हैं एसी सर्किट में विदाउट मच लॉस ऑफ पावर। एक चीज़ और भी देखो, यहीं पर इस चीज़ को भी समझ लेने लायक है, जो इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल होता है। ओमेगा एल को हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखो ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ इंटू एल। तो यह पूरी वैल्यू तो इन तीन चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, दो चीज़ों पर, एफ और एल पर। अब देखो फ्रिक्वेंसी हमारे यहाँ इंडिया में एसी की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ये तो 50 हो गया। यल की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? यल की वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर, नंबर ऑफ टर्न्स एरिया ऑफ क्वाइल। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से आपको मालूम होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स एरिया ऑफ क्वाइल, इन चीज़ों पर यल की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये लगभग कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है यल की। तो हम लोग हाई इंडक्टेंस का क्वाइल लेते हैं जिसका यल ज़्यादा हो, तो ये चोक क्वाइल हो गया। अब एक चीज़ समझो, आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ अब इन चीज़ों को भी जानना जरूरी है। देखो, आप ट्यूबलाइट जलते हुए अपने घर में देखे होंगे, और ट्यूबलाइट में आप लोगों को मालूम भी होगा, आप कभी बनवाए होंगे खराब होने पर, तो आपको मालूम है उसमें चोक लगा होता है। आप कहते हैं ये चोक लगा, वो चोक क्या काम करता है? वो चोक यही है जो आज आप पढ़ रहे हैं। आपने उसका नाम सुना होगा, वर्किंग फीचर नहीं मालूम था, आज आपको वर्किंग फीचर भी पता चल गया कि आपकी ट्यूबलाइट में चोक का क्या काम है। देखो, चोक ट्यूबलाइट जो होती है उसमें बहुत लो प्रेशर पर गैस भरी रहती है। अब ये भी आपको समझा दें यहीं पर, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप जान लेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। अब ये ट्यूबलाइट में बहुत लो प्रेशर पर गैस भरी रहती है, तो आप जानते हैं कि जब हम इसके और इसके बीच में कोई एसी पास करते हैं, और जब ये एसी ज़्यादा होता है, वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो ये क्या करता है? इस गैस को आयोनाइज कर देता है। गैस के आयोनाइजेशन से क्या होता है कि करंट एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होने लगती है, और इसमें जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो चमकने लगते हैं। तो इसमें फिर चमक आ जाती है, लाइट आ जाता है, और ये काम। अब इसमें हमको एक बार शुरुआत में जब इसको बढ़ाना होता है करंट को, तो हम लोग क्या करते हैं कि जिससे, जैसे हम लोग तो 220 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी आयोनाइज नहीं होता है, 220 वोल्ट पर आयोनाइज नहीं होता है, 220 वोल्ट थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है। तो इसको आयोनाइज करने के लिए हमको करंट की ज़्यादा वैल्यू चाहिए होती है। तो हमको मालूम है E इज इक्वल टू होता है माइनस यल di/dt। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इस वोल्टेज को देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको जीरो कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए जीरो कर दिया, फिर ऑन किया, फिर जीरो कर दिया, फिर ऑन किया। इस तरह से करते हैं जिससे इसका आयोनाइजेशन हो जाए और इससे करंट फ्लो होने लगे। तो इसको आयोनाइज करने के लिए हम लोग करंट को जीरो कर देते हैं। जीरो कर देते हैं मतलब यह di/dt की वैल्यू बढ़ाते हैं। वैसे ही ये वेरिएबल करंट है, लेकिन जैसे हम जीरो से लेकर के इसको पीक तक ले जाते हैं, तो ये जल्दी से इस पूरे वोल्टेज से 220 वोल्ट से ही ये लगभग 400 से 500 वोल्ट बना देता है उतने देर के लिए, जिससे कि ये ऑन हो जाए। और ये काम करने वाला जो चीज़ होता है वो छोटा सा एक गोल सा चीज़ लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टार्टर। ऐसे छोटा सा गोल सा आपके ट्यूबलाइट में लगा होता है, स्टार्टर इसको बोला जाता है। तो अब आपने समझ लिया स्टार्टर क्या काम करता है। अब जो नए तरीके के इस समय आ रहे हैं ट्यूबलाइट, मैंने देखा है कि अब ट्यूबलाइट में से चोक हटा दिया जाता है, सॉरी स्टार्टर हटा दिया जाता है। अब अलग से स्टार्टर नहीं लगाते, बल्कि चोक ही अब ऐसा आ रहा है कि उस चोक में ही स्टार्टर के लिए वो सर्किट डिजाइन की रहती है। तो उस सर्किट से क्या होता है कि वो थोड़ी देर के लिए उसको कम कर देता है, जीरो कर देता है, और फिर बढ़ाता है, जिससे कि वो एक अप्रिसिएबली लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंडक्शन एंड इट स्टार्ट्स आयोनाइजेशन एंड प्रोड्यूस एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग करंट थ्रू द ट्यूबलाइट, और ये ऑन हो जाता है। ये तरीका है ट्यूबलाइट। आप लोग देखे होंगे कभी कम वोल्टेज पर ट्यूबलाइट थोड़ा सा चिक चिक करके ऑन होता है, तो वो क्या होता है, वो उतने देर के लिए उसको थोड़ा सा कम, जीरो फिर बढ़ा के इस तरह से कि वो हाई वोल्टेज बनाता है। और जब ट्यूबलाइट ऑन हो जाती है तो हमें फिर इस हाई वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ये चोक कॉइल का क्या काम होता है, फिर ये जो चोक कॉइल लगा होता है ये फिर अपोजिशन में इसके करंट बना करके करंट की वैल्यू को कम कर देता है। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है, वो भी उसी से प्रोड्यूस करते हैं, और बाद में जब ये बन जाता है तो हमको करंट की वैल्यू कम करनी होती है, फिर इतनी ज़्यादा करंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो काम भी ये चोक कॉइल करता है। तो चोक कॉइल और स्टार्टर के कम्बिनेशन से ये ट्यूबलाइट चलती है। तो ये ट्यूबलाइट का एक तरीके से आपने वर्किंग सिस्टम भी जान लिया। अब आप किसी से पूछ सकते हैं कि हाउ ट्यूबलाइट वर्क्स,
कि उसमें क्या लगा है, क्यों लगा है। बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं कैसे लगा। जो आपके घर में वो बनाने वाले मैकेनिक आते हैं उनसे भी आप पूछेंगे तो उसको ये थोड़ी पता होगा कि उसमें चोक लगा है, ये कैसे इंडक्शन करता है, क्या होता है। तो फिलहाल ये आपको जानना जरूरी है। इसको लिख लेते हैं। इट इज a high inductance coil made by thick insulated copper wire wound closely in a large number of turns over a soft iron laminated core. It is used to reduce current in AC circuits without much loss of energy. Average power dissipated per cycle क्या हो जाएगा, ERMS IRMS cos phi for pure inductive circuit cos phi equal to cos pi by 2 और ये 0 हो जाता है। Thus average power dissipated by the coil is very small. हम मानते हैं R होता है थोड़ा सा इसलिए बहुत स्मॉल, बट इम्पीडेंस Z is equal to R square plus omega square L square is very high due to the high inductance. Thus current is reduced without appreciable wastage of power. This is the complete theory of choke coil. choke coil आपके शायद सिलेबस में है भी नहीं, बट यू शुड नो, आपको जानना चाहिए। और ये तो हमारे घर में यूज होने वाला एक तरह का अप्लायंस है, तो हमको ये नहीं मालूम रहेगा तो हम फिर फिजिक्स पढ़ने का फ़ायदा क्या, जब तुम ये ना जानो पंखा कैसे चलता है, ट्यूबलाइट कैसे चलता है, स्टेबलाइजर कैसे काम करता है, ये सब जानना जरूरी है। तो ये आपको पता चला। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है आपके ट्रांसफार्मर। देखो ट्रांसफार्मर अभी आपने देखा कि कैसे हम लोग चोक कॉइल से करंट को कम करते हैं। अब आप एक बात समझें कि जब भी आपको कहीं भी आप अगर जनरेटर से वोल्टेज बना रहे हैं या कहीं भी आप प्रोड्यूस कर रहे हैं एसी और उसको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कराना है, तो आप बहुत कम वोल्टेज नहीं भेज सकते। जैसे आप मान लो कि आपने घर पर एक जनरेटर स्टार्ट किया और उस जनरेटर की सप्लाई को आप 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर ले जाइए, आपको बल्ब भी जलने के बराबर की लाइट नहीं मिलेगी, मतलब वो सभी तारों में खर्च हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि उस समय हमको ज़रूरत होती है कि हम उस पूरे को बड़े वोल्टेज में कन्वर्ट करके तब भेजें, और वायर थिक ले लें, मोटे तार ले लें जिससे रेजिस्टेंस कम हो, तो ऐसे भेजेंगे तो वो आसानी से चला जाएगा। लॉस तो तब भी होगा लेकिन तब थोड़ा सा कम लॉस होगा। अब बात देखो कि हम लोग जब ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर का यही काम होता है। ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते हैं कि लो वोल्टेज को, बहुत लार्ज करंट है लो वोल्टेज का, तो उससे स्मॉल करंट एट हाई वोल्टेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्मॉल करंट हाई वोल्टेज पर है तो आप उसको लार्ज करंट लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुल मिला जुला के आप समझें कि हम लो वोल्टेज को हाई में करने के लिए, लो वोल्टेज को हाई करने के लिए और फिर हाई को लो करने के लिए जिस डिवाइस को यूज करते हैं एसी सर्किट में, उसका नाम है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर वर्क्स ओनली ऑन द एसी, ये डीसी पे काम नहीं करेगा। अब देखो यह लो से हाई को लो से हाई में बदलेगा, हाई को लो में बदलेगा। जब लो से हाई में बढ़ता है मतलब ये अपवर्ड जा रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अगर हाई से लो में जा रहा है तो हम इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब देखो इसके काम करने का प्रिंसिपल क्या है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। होता क्या है, ट्रांसफार्मर कोई भी हो, चाहे आपके घर के पास गांव में जो या शहर में जहां भी आप ट्रांसफार्मर देखते हैं, या कहीं अगर पावर स्टेशन है, सब स्टेशन है, वहाँ भी आप ढेर सारे ट्रांसफार्मर देखते हैं। सबका वर्किंग सिस्टम एक ही है और सब कैसे काम करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। क्या करते हैं हम इसमें, देखो एक कॉइल लिया, एक दूसरा कॉइल लिया और दोनों को इंडक्टिवली कपल्ड कर दिया, मतलब दोनों बोथ आर कपल्ड इंडक्टिवली, मतलब इससे पास होने वाला फ्लक्स इससे गुजरेगा, इससे पास होने वाला फ्लक्स इससे गुजरेगा, ऐसा हम डिजाइन करते हैं। जहां इनपुट देते हैं उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी। अब इसकी तो बात ही अलग हो गई, ये प्राइमरी में हमने अल्टरनेटिंग करंट पास कर दिया। जैसे अल्टरनेटिंग करंट पास किया, इसमें बनने फ्लो होने वाली करंट चेंज हुई, इससे पास होने वाला फ्लक्स चेंज हुआ। और अगर कहीं फ्लक्स का लीकेज नहीं, वैसे होता है लीकेज, थोड़ा मोड़ा लीकेज होता है, लेकिन हम मानते हैं कि लीकेज नहीं है। इन एब्सेंस ऑफ एनी लीकेज
जितना फ्लक्स ये बनेगा पूरा का पूरा फ्लक्स इससे पास होगा। अब देखो इसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उन सब से उतना फ्लक्स पास होगा जितना इसमें जनरेट होगा। और अगर इसमें पास होने वाला फ्लक्स वैरी कर रहा है तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी वैरी करेगा। और उस कंडीशन में अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो यहाँ पर वोल्टेज कम मिलेगा। और मान लो कि सप्लाई हमने इधर से दे दी और नंबर ऑफ टर्न्स इधर ज़्यादा है तो फिर हमको वोल्टेज बढ़ करके मिलेगा, क्योंकि सेम फ्लक्स इज पासिंग थ्रू द मोर नंबर ऑफ टर्न्स। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जो अगर मान लो कि 5B फ्लक्स यहाँ पर 5 फ्लक्स यहाँ जनरेट हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होती है वो क्या होती है -N/d∅/dt। ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अब देखो यहाँ से अगर मान लो n की वैल्यू प्राइमरी में ज़्यादा है सेकेंडरी में कम है तो फिर फ्लक्स तो जनरेट हुआ वही उतना, लेकिन इसमें पास होने वाले जो नंबर ऑफ टर्न से पास होगा नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो ई थोड़ा सा कम बनेगा, जबकि फ्लक्स तो ज़्यादा बना। अब बात आती है कि यहाँ वोल्टेज घट के मिला। उसी तरह से अगर यहाँ से आपने वोल्टेज दिया अल्टरनेटिंग वोल्टेज इधर दिया, या आप ऐसा डिजाइन किए इस तरीके का कि इधर नंबर ऑफ टर्न्स थोड़े से कम बनाए और इधर नंबर ऑफ टर्न्स आपने ज़्यादा बना दिए, और इससे पास होने वाला पूरा फ्लक्स इसमें बनने वाला पूरा फ्लक्स इससे पास हो रहा है तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो इससे वोल्टेज आपको बढ़ के मिलेगा। ये स्टेप अप हो गया, ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, यहाँ भी ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, ये स्टेप डाउन हो गया। ये देखो यहाँ से ये जो इसमें बनेगा प्राइमरी में जो ईएमएफ बनेगा अपोजिंग ईएमएफ वो इतना होगा, और जो सेकेंडरी में अपोजिंग ईएमएफ बनेगा वो देखें वो भी यही होगा। मान लो इसमें प्राइमरी में N1 है टर्न और प्राइमरी में N2 है तो ये हो जाएगा N2d∅/dt। अब यहाँ से आपको एक बात समझ लेना है कि अगर हम E1/E2 करते हैं या EP/ES की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करते हैं EP/ES तो देखो यहाँ d∅/dt कैंसिल हो गया, बचेगा क्या आपके पास N1/N2। तो इसका मतलब या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये NP/NS भी कहना सही होगा। इस चीज़ से जो वैल्यू हमको मिलती है उसी से हम सेकेंडरी में वैल्यू पा लेते हैं। तो सेकेंडरी में जो आपकी वैल्यू मिल रही है आप अगर देखें तो क्या वैल्यू आपको मिलेगा, ES की वैल्यू क्या हो जाएगी, ES की वैल्यू हो जाएगी, देखो ES विल भी EP इंटू NS/NP, ये वैल्यू आई। ES मतलब इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी इज इक्वल टू द EMF एट प्राइमरी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब जो इसकी वैल्यू हमको मिलती है NS/NP की, इस वैल्यू को हम लोग एक अलग नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और इसी को एक और भी नाम दिया जाता है टर्न रेशियो, टर्न्स रेशियो कहिए या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहिए, और वो भी प्राइमरी बाई सेकेंडरी नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। अब देखो अब अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, EP की वैल्यू को बढ़ा देगा और उस समय ये बिहेव करेगा एज स्टेप अप, ये स्टेप अप की तरह से बिहेव करेगा। अगर इस पूरे की वैल्यू 1 से ज़्यादा है 1 से ज़्यादा है तो जो भी EP की वैल्यू होगा उसको बढ़ा देगा, मतलब फॉर स्टेप अप NS/NP की जो वैल्यू होती है जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं, इसकी वैल्यू आपकी 1 से ज़्यादा होगी, NS/NP विल बी ग्रेटर दैन 1, और स्टेप डाउन के लिए यही चीज़ लेस दैन 1 हो जाती है। तो यह तरीका हो गया एक ट्रांसफार्मर के काम करने का। अब यहीं पर यह भी समझ लो कि एक ट्रांसफार्मर से हम लोग जो हाई लेवल ट्रांसमिशन होता है कि हम लोग कैसे ट्रांसमिशन करते हैं वो भी आपके समझ में आ जाए कि जहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और हमारे घर तक पहुँचती है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। देखो जनरली जब हम पावर स्टेशन पर, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो या थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, कई तरह के पावर प्लांट होते हैं, जैसे जो नदियों पे बांध बना के बनाए जाते हैं उनको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं,
जो न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, उन्हीं को थर्मल पावर प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ हीट से सब कुछ बनता है। तो देखो जनरली जब हम लोग किसी भी जगह पर, ये देखो यह एक ट्रांसफार्मर हम यूज करते हैं, और यह ट्रांसफार्मर स्टेप अप का काम करता है, और हम जब जनरली बनाते हैं तो 6600 वोल्ट की सप्लाई बनती है। तो स्टेप अप लगा करके हम इसी सप्लाई को कन्वर्ट कर दें, चूँकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना रहता है, कई बार कई 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी रहती है इसको, तो हमें इसको बढ़ाना पड़ता है। तो हम इसको ठीक 1,32,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 132 बना दिया आपने। अब इसको आप ले करके आए अपने सिटी के जो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन है वहाँ पर। जब यहाँ आया तो इसको फिर से स्टेप डाउन किया गया, यहाँ से स्टेप डाउन किया गया, और फिर यहाँ से क्या बना, 11,000 वोल्ट की लाइनों में हम बांट लेते हैं। यहाँ से 6600 को बदला 1,32,000 में, इसको हमने भेजा, इसको हम सब स्टेशन में ला करके कन्वर्ट कर दिए 11,000 वोल्ट में। ये 11,000 की वोल्ट की सप्लाई हमारे मोहल्ले तक, हमारे गांव तक पहुंचती है, और वहां पर हम एक स्टेशन, एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं, और ये अगेन इसको स्टेप डाउन करता है। ये 11,000 की जगह 220 वोल्ट भी भेजा जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही आएगी कि अगर बहुत दूर तक भेजना है, एक सिटी में जनरली एक ही सब स्टेशन बनाते हैं, छोटी सिटी होती है, तो बड़े सिटी में तो एक से ज़्यादा सब स्टेशन बनाते हैं, तो इसको भी लार्ज डिस्टेंस कवर करना होता है, इसलिए 11,000 में भेजते हैं। फिर इसको यहाँ 11,000 को अपने मोहल्ले में हम लोग या अपने गांव में 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 220 की लाइनें निकलती हैं, और उससे 440 भी लेकर के कोई भी मोटर या 3 फेज मोटर वगैरह लोग चलाते हैं, जो आटा चक्की या इन सब जगहों पर प्रोफेशनली यूज करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ट्रांसमिशन हो गया, इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन, कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह हम लोग भेजते हैं। ये ट्रांसफार्मर का पूरा थ्योरी और कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें होती हैं। देखो ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉस होता है, एनर्जी लॉस भी होता है ट्रांसफार्मर में, तो वो जो एनर्जी लॉस होता है कहाँ कहाँ होता है वो भी आपको समझा दें हम। सबसे पहला एनर्जी लॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर लॉसेज। ये समझ, ये पहला इसमें एनर्जी लॉस में नंबर 1 पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज का क्या मतलब है? देखो कहीं भी कॉपर लॉसेज में क्या है कि जब कहीं भी आप अगर करंट को फ्लो करा रहे हैं तो क्या होगा, उसमें कहीं भी करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन तो अपनी जगह पर ऑसिलेट होते हैं, तो कुछ न कुछ वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी वायर के थ्रू अगर करंट जाए तो यहाँ पर भी जब कॉपर के वायर में जो कॉपर के टर्न बने होते हैं, इनमें जब हम करंट को फ्लो कराते हैं तो इनमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट लॉस होता है, वो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है। दिस वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द पासिंग ऑफ AC थ्रू द कॉइल्स इज कॉल्ड कॉपर लॉसेज। ये कॉपर लॉसेज कहा जाता है। दूसरी चीज देखें, एडी करंट। नेक्स्ट है एडी करंट लॉसेज। अब एडी करंट लॉसेज क्या है? एडी करंट आपको मालूम है कि जब किसी सरफेस के थ्रू, जब भी किसी मेटेलिक सरफेस से, किसी मेटल शीट से पास होने वाला फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो क्या होता है कि उसमें एडी करंट बनने लगता है। एडी करंट मैंने आपको बताया था, तो वो एडी करंट बनता है जिससे कि वो हीट होने लगता है। तो ये एडी करंट इसमें बनता है क्योंकि जो आपने कॉपर की बाइंडिंग की है, कॉपर की बाइंडिंग आप मेटल कोर पर करते हैं, तो वो मेटल कोर में हीट प्रोड्यूस होती है, उसी को एडी करंट लॉसेज कहते हैं। ड्यू टू द एडी करंट इट प्रोड्यूसेज हीट एंड दिस वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द एडी करंट इज कॉल्ड एडी करंट लॉसेज। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको रिड्यूस करने के लिए जो मेटल की कोर होती है, जैसे जिस पर हमको बाइंडिंग करनी है, तो हम जिस पर बाइंडिंग करनी है, अब जैसे इतना अगर हमको थिक पर बाइंडिंग करनी है तो इतना थिक एक ही प्लेट नहीं लेते, बल्कि इसमें बहुत पतली पतली कई सारी इंसुलेटेड प्लेट्स को हम क्या करते हैं, चिपका करके रखते हैं और फिर उस पर बाइंडिंग करते हैं।
तो ये अगर आप ट्रांसफार्मर कटा हुआ है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें एक ही कोर पर सारी बाइंडिंग नहीं की गई, बल्कि वो पतली 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 शीट्स होती है, वो भी इंसुलेटेड शीट्स होती है, उस पर कुछ ऐसा लगाया रहता है वार्निश या कुछ ऐसी चीज़ जिससे कि उनमें आपस में कोई कांटेक्ट नहीं रहता और उनको आपस में चिपका के रखा जाता है, उस पर बाइंडिंग की जाती है। तो इससे हम लोग एडी करंट को कुछ हद तक बचा पाते हैं। अब एक लास्ट है हिस्टेरेसिस लॉसेज। अब हिस्टेरेसिस लॉसेज की बात करते हैं। देखो हिस्टेरेसिस लॉस में ये है कि आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी भी मैग्नेटाइजिंग मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते जाओ तो वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा। मैग्नेटाइज होगा एक डायरेक्शन में। अगर जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है अगर हम उसको रिवर्स कर दें तो फिर वो क्या होगा, फिर वो दूसरे धीरे धीरे उसका मैग्नेटाइजेशन घटने लगेगा। जैसे यहाँ से ये मैग्नेटाइज हुआ, फिर धीरे धीरे कम करोगे तो इधर वापस आएगा, फिर इस तरह से ये जो हमने बनाया था हिस्टेरेसिस लूप पढ़ा था। तो ये लूप की जितनी एरिया होती है उतनी एनर्जी इसमें वेस्ट हो जाती है एक पूरी साइकिल में। तो अल्टरनेटिंग करंट तो ऐसे चल ही रहा है। तो क्या होगा, एक बार जब ऐसे बढ़ेगा, बढ़ के घटेगा तो एक डायरेक्शन में ये इसको मैग्नेटाइज किया जिस मटेरियल पर इसको लपेटा गया है, फिर जब ये करंट इधर की ओर जाएगा तो इस तरफ आएगा, फिर ये यहाँ से शुरू होगा तो इस तरफ जाएगा। तो मतलब ये कुल मिला जुला के हर बार एक हिस्टेरेसिस लूप बनेगा। फॉर ईच एंड एवरी साइकिल ऑफ एसी हिस्टेरेसिस लूप विल फॉर्म एंड द एनर्जी विल लॉस इन दिस लूप एवरी टाइम। तो इस जो हिस्टेरेसिस लॉस है इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक एलॉय का यूज करते हैं। जो मटेरियल होते हैं मैग्नेटिक एलॉय, जैसे हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस बनाना होता है तो एलॉय का बनाते हैं जिससे हीट से क्या हो कि उनका रेजिस्टेंस बदलने ना पावे। तो उसी तरह से इसमें हम मैग्नेटिक एलॉय मटेरियल का यूज करते हैं जिससे हिस्टेरेसिस लॉस कम से कम। लास्ट होता है फ्लक्स लॉसेज। फ्लक्स लॉसेज में क्या है कि जो प्राइमरी में जितना भी फ्लक्स बनता है वो पूरा का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी से कभी पास नहीं होता है, इसलिए उसमें भी फ्लक्स कुछ लॉस हो जाता है। इस लॉस को हम लोग कहते हैं फ्लक्स लॉसेज। तो देखो ये क्यों होता है, जैसे जो कपलिंग होती है कि हम कितना भी अच्छे से रख दें कि प्राइमरी के ऊपर रख के सेकेंडरी कुछ भी करेंगे, कुछ न कुछ फ्लक्स ऐसा होगा जो लीक हो जाएगा। इस लीक आउट को कम किया जाता है चारों ओर से बंद करके और कपलिंग अच्छी करके, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ फ्लक्स लॉस होता है। तो इस तरह से ये इतने 4 तरीके हैं। दीज आर द 4 मोड्स इन विच एनर्जी लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर। उसके बावजूद भी ट्रांसफार्मर एक बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत एफिशिएंट डिवाइस है जिससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन और बाकी अपने घर की सप्लाई वगैरह हर जगह पर हम लोग इसको यूज करते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी देखो, जो आप लोग एडाप्टर यूज करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का, जो आप एडाप्टर यूज करते हैं, एडाप्टर मतलब उसका चार्जर को आप कैसे यूज करते हैं। चार्जर तो जैसे अब मोबाइल की जो बैटरी होती है 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी है, उसको चार्ज करने के लिए आपको 6 to 12 वोल्ट चाहिए होता है। और वो 6 to 12 वोल्ट आप कहाँ से पाते हैं, वो हमको एसी से डीसी में बनाना होता है। एसी से डीसी में 6 to 12 वोल्ट कन्वर्ट करके बनाते हैं। अब एक बात देखो कि एसी तो हमारे पास 220 वोल्ट आ रही है, इस 220 वोल्ट को अगर डीसी में कन्वर्ट करोगे तो 220 वोल्ट डीसी बनेगी। ये 220 वोल्ट एसी को अगर कन्वर्ट किया, ये दिस कन्वर्जन इज स्टडीड इन द चैप्टर नंबर 14। हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में उसको पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको समझा देता हूँ। 220 वोल्ट एसी को कन्वर्ट करोगे 220 वोल्ट डीसी बनेगी और 220 वोल्ट डीसी पर आपके मोबाइल का चार्जर ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमको चाहिए कितना, 6 to 12 वोल्ट जैसा चार्जर आता है अलग अलग कंपनीज का। तो जनरली 6 to 12 वोल्ट डीसी की ज़रूरत पड़ती है, कहीं 6, कहीं 7.5, कहीं 12 ऐसे करके। तो हम करते क्या, हम सबसे पहले एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दिया तो क्या हुआ, इसने तुरंत 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर दिया 6 to 12 वोल्ट में। यहाँ 220 वोल्ट एसी रही और यहाँ हम 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक की एसी में कन्वर्ट कर दिए। अब इसको फर्दर हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली जो डिवाइस होती है डायोड वगैरह लगा करके हम इसको कन्वर्ट करते हैं।
तो ये बहुत सारे यूजेज हैं ट्रांसफार्मर के। तो अब हम इस पूरी थ्योरी को लिख देते हैं, आप देख लें इसको। अब हम लोग इसके थ्योरी को देखते हैं। ट्रांसफार्मर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग लार्ज अल्टरनेटिंग करंट एट लो वोल्टेज इनटू स्मॉल करंट एट हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा है। दूसरी बात, if it increases the input voltage it is called step up transformer, and if it decreases the input voltage it is called step down transformer. Principle, simple principle है, it works on the principle of mutual induction. अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन पर आप लोग ध्यान दें। कंस्ट्रक्शन में क्या है, it consists of two coils called primary and secondary which are insulated from each other, मतलब अलग अलग होते हैं, and wound on a common soft iron laminated core. एक कॉमन कोर पर ही दोनों लिपटे हुए होते हैं, दोनों अलग अलग कोर पर नहीं होते। One of the two coils has a smaller number of turns of thick insulated copper wire, while the other has a larger number of turns of thin insulated copper wire. आपको ये तो मालूम ही है कि एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा होगा, चाहे आप स्टेप डाउन बनाएं चाहे आप स्टेप अप बनाएं, एक तरफ कम एक तरफ ज़्यादा करना है। जिधर नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं उधर का वायर बहुत मोटा लेते हैं, थिक वायर यूज किया जाता है, और जिधर की ओर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं उधर की ओर जो वायर यूज करते हैं वो पतला वायर यूज करते हैं। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा। दूसरा आप थ्योरी पर आते हैं। AC मेंस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू प्राइमरी क्वाइल, जिसको आप प्राइमरी बनाए हो उससे AC मेंस जोड़ो। एंड अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन द कोर, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट पास हो रहा है तो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स घटता हुआ बढ़ता हुआ एक डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन में। सिंस द सेकेंडरी कोर इज आल्सो बाउंड ऑन द सेम कोर, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट चेंजेस कंटिन्यूअसली ड्यू टू रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ द कोर। इस बात को भी मैंने बताया था, जिस पर आपने तारों को लपेटा है ये मटेरियल जब कॉइल के अंदर आएगा तो कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो यह एक डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। लेकिन वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट है तो मतलब यह एक तरफ मैग्नेटाइज हुआ तब तक ये दूसरी तरफ मैग्नेटाइज हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया, कुछ रेजिड्यूअल बच गया, वो चीज़ फिर हिस्टेरेसिस लूप बनता है। मतलब मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल का होता रहता है, और इसी से जो डीमैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन होता है वही चीज़ आपके सेकेंडरी से भी पास होती है, तो उसमें भी फ्लक्स चेंज होने लगता है। देयरफॉर बाय म्यूचुअल इंडक्शन एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। लेट अब हम इसकी वर्किंग पर चलते हैं, कैसे वर्किंग होती है। लेट NP एंड NS बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रेस्पेक्टिवली। फ्रॉम फैराडेज लॉ EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी कॉइल EP इक्वल टू माइनस NP d∅dt हो जाएगा, और EMF इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल ES इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NS d∅ dt। इसमें एक बात माना गया है कि इफ देयर इज नो लीकेज ऑफ द फ्लक्स देन same flux will be passed from each turn of the primary and secondary coil। तो इसको ये मान करके किया गया, where phi equal to magnetic flux linked with each turn of the primary and secondary coil। अब now move to the further theory। इसको और इसको दोनों को हम आपस में डिवाइड कर देते हैं, तो क्या करते हैं, सेकेंडरी वाले को प्राइमरी से डिवाइड करेंगे तो बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी बचेगा, ये इक्वल टू R होता है, वेयर R इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर R ज़्यादा होगा तभी तो सेकेंडरी में हमको वोल्टेज ज़्यादा मिलता है। फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर R इज लेस देन 1। देखो, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कोई लॉस नहीं है जैसा कि माना जाता है एक आइडियल ट्रांसफार्मर में, लेकिन सभी ट्रांसफार्मर आइडियल तो होते नहीं, हम लोग थ्योरी सबकी आइडियल की पढ़ते हैं, बट नथिंग इज आइडियल, कुछ न कुछ, और वो प्रैक्टिकली हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द लॉस है। देखो, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर। तो पावर की वैल्यू भी हमको मालूम है, EP/IP, ये मतलब EI होता है, तो ये प्राइमरी के लिए EP/IP और ES/IS। IS is current in secondary coil and IP is current in
प्राइमरी क्वाइल। तो देखो IP/IS की वैल्यू ES/EP के बराबर हो जाएगा और ES/EP ही NS/NP के भी बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब कि यह इतना आया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि अगर प्राइमरी में वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, तो आप अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो क्या करेंगे, स्टेप अप में प्राइमरी में वोल्टेज कम है और करंट कुछ भी है, वोल्टेज और करंट का कुछ रेशियो है। अब सोचो कि अगर यह स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी का वोल्टेज बढ़ जाएगा, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ गया, लेकिन यह इस पूरे प्रोडक्ट के बराबर ही होगा। इसका मतलब अगर इस वोल्टेज को बढ़ाओगे तो करंट को कम होना होगा। यह हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर में, जैसे मान लो हम एक जस्ट एन एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर मान लो हमने 10 वोल्ट लिया है और करंट 2 एम्पियर का लिया है, तो ये कितना हुआ, 20 हुआ। अब मान लो कि हमने बढ़ा करके वोल्टेज को बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ा करके हमने कर दिया 20 कर दिए, तो अब चूंकि ये ही प्रोडक्ट यहाँ भी आना चाहिए, कहीं से पावर जनरेट तो कर नहीं रहे हैं हम, तो खाली कम अधिक कर रहे हैं, तो ये 20 × 1 एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्टेज इंक्रीजेज बट करंट डिक्रीजेज। इसका मतलब जहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं वोल्टेज तो हम बढ़ाते हैं लेकिन करंट उसी रेशियो में घट जाता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट में बदलते हैं, कोई बात नहीं बदलो, लेकिन वोल्टेज आपने कम किया लेकिन करंट उसी रेशियो में बढ़ गया। वोल्टेज अगर घटेगा तो करंट बढ़ेगा और अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट घटेगा। इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान में रखना है। When voltage is stepped up, the current is reduced in the same ratio and vice versa। मतलब इसका उल्टा, वोल्टेज स्टेप अप करोगे तो करंट कम होगा, स्टेप डाउन होगा, मतलब करंट कम होगा। वोल्टेज बढ़ाए करंट घटा, वोल्टेज घटाए करंट बढ़ा, बस यही मतलब है इसका। अब हम लोग एनर्जी लॉसेज इन ट्रांसफार्मर देख लेते हैं। पहला कॉपर लॉसेज, एज AC फ्लोज थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, heat is produced inside the copper turns. This waste of energy is called copper lossage. It can be minimized by using thick copper wire of low resistance. दूसरा देखें, eddy current loss. Eddy current are set up in the iron core of transformer and generate heat. It can be minimized by making the core of a number of thin sheets of iron insulated from each other इंस्टीड ऑफ मेकिंग इट फ्रॉम वन सॉलिड पीस ऑफ आयरन। एक ही का न बना करके बहुत पतले पतले को लेकर के उनके प्लेट्स को मिला करके बनाते हैं और सभी इंसुलेटेड होते हैं। अब देखें तीसरा, देखें हिस्टेरेसिस लॉस। ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ AC द कोर इज टेकन थ्रू कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। वर्क इज डन इन ईच ऑफ दीज साइकिल्स एंड इज लॉस्ट एज हीट। It is minimized by using the core of a magnetic alloy having narrow hysteresis loop. फोर्थ देखें, फोर्थ है फ्लक्स लॉस। दिस इज लॉस ऑफ फ्लक्स ड्यू टू imperfect coupling of primary and secondary coils। एक और भी लॉस कुछ लोग लिखते हैं राइटर्स, वो लॉस होता है हमिंग लॉस। जैसे ये जब कॉइल में करंट फ्लो करता है तो चूंकि ज़्यादा पावर होती है करंट में, वोल्टेज और करंट दोनों ज़्यादा होते हैं, तो इससे क्या होता है कि उसमें एक हमिंग की आवाज़ आती है। तो साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी कुछ जनरेट होती है। कहीं भी आप ट्रांसफार्मर के पास से गुजरेंगे तो कुछ न कुछ आपको उसमें हमिंग की साउंड भी आएगी, तो वो भी एक लॉस होता है, मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। अब देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये लास्ट पॉइंट है इसका। ये देख लो, यहाँ जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ से 6600 वोल्ट बना, स्टेप अप किया 1,32,000 वोल्ट बना लिया हमने। अब ये भेजा गया आपके एरिया सब स्टेशन, जो आपके सिटी के पास का पावर सब स्टेशन होता है वहाँ। यहाँ से 11,000 की लाइनों में जनरेट हुआ 11,000 वोल्ट। अगेन इसको स्टेप डाउन किया गया आपके गांव के पास या आपके मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगता है, और उससे 220 वोल्ट बना करके भेज दिया गया। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर स्टेशन, सब स्टेशन। तो ये इस तरीके से ये ट्रांसफार्मर का आपका कंप्लीट होता है और इस तरह से ये चैप्टर की
थ्योरी भी कंप्लीट होती है। थैंक यू।